आज का यह क्लास 1906 का मुस्लिम लीग से संबंधित एक कंप्लीट क्लास है। इस क्लास को देख लेते हैं तो आपको मुस्लिम लीग से संबंधित दूसरा कोई क्लास नहीं देखना पड़ेगा। यह एक कंप्लीट क्लास है। चलिए क्लास शुरू करते हैं। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी 1906 में। 30 दिसंबर 1906 को ढाका में एक ऐतिहासिक बैठक हुई। यह बैठक नवाब सलीमुल्लाह के निमंत्रण पर अखिल भारतीय मुस्लिम शैक्षणिक सम्मेलन के दौरान आयोजित की गई थी। इसी दिन आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का जन्म हुआ। इसका उद्देश्य ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा बढ़ाना और भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक हितों की रक्षा करना था। मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ढाका। मुस्लिम लीग की जन्म स्थली ढाका थी, जो वर्तमान में बांग्लादेश में है। बंगाल विभाजन के बाद ढाका पूर्वी बंगाल और असम की राजधानी बन गया। यहाँ के नवाब सलीमुल्लाह खान ने इस नए राजनीतिक संगठन का प्रस्ताव रखा था। ढाका ने शाहबाग स्थित एहसान मंजिल इस घटना का गवाह बना, जहां मुस्लिम नेताओं ने एक स्वर में इस मंच की आवश्यकता को स्वीकार किया। मुस्लिम लीग के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आगा खां तृतीय। संगठन को स्थायित्व प्रदान करने के लिए आगा खां तृतीय को मुस्लिम लीग का पहला स्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वह एक प्रभावशाली नेता और इस्माइली खोजा समुदाय के आध्यात्मिक गुरु थे। उनके नेतृत्व ने शुरुआती वर्षों में लीग को एक कूटनीतिक और बौद्धिक दिशा प्रदान की। वह 1913 तक इस पद पर रहे। 1906 में मुस्लिम मंत्रिमंडल ने शिमला में किस वायसराय से मुलाकात की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो। लीग की स्थापना से ठीक पहले 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में 35 मुस्लिम नेताओं का एक समूह शिमला गया। वहां उन्होंने वायसराय लॉर्ड मिंटो से मुलाकात की। इस मुलाकात को शिमला प्रतिनियुक्ति कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो ने उन्हें सहानुभूतिपूर्वक सुना, जिससे भारतीय राजनीति में सांप्रदायिक निर्वाचन के बीज बोए गए। मुस्लिम लीग के गठन के समय ढाका सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी वकार उल मुल्क। हालांकि सलीमुल्लाह खान ने लीग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन स्थापना सत्र 30 दिसंबर 1906 की अध्यक्षता नवाब वकार उल मुल्क अर्थात मुश्ताक हुसैन ने की थी। वह अलीगढ़ आंदोलन के एक प्रमुख स्तंभ थे। उनके ओजस्वी भाषण ने उपस्थित प्रतिनिधियों को एक नई राजनीतिक चेतना दी, जिससे अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का औपचारिक संकल्प पारित हुआ। मुस्लिम लीग के संविधान का नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ग्रीक बुक। लीग के संचालन के लिए
तैयार किए गए संविधान को ग्रीन बुक के नाम से जाना जाता है। इस संविधान के निर्माण का मुख्य श्रेय मौलाना मोहम्मद अली जौहर को दिया जाता है। इसमें लीग के नियम, सदस्यता की शर्तें और संगठन के पदानुक्रम को विस्तार से परिभाषित किया गया था, जो इसे एक व्यवस्थित संस्था बनाने में सहायक हुआ। मुस्लिम लीग का मुख्यालय शुरू में कहां स्थित था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लखनऊ। लीग की स्थापना भले ही ढाका में हुई, लेकिन इसका पहला मुख्यालय लखनऊ में बनाया गया। लखनऊ उस समय उत्तर भारत की मुस्लिम राजनीति और संस्कृति का केंद्र था। यहां से लीग ने अपनी अखिल भारतीय गतिविधियों का संचालन किया। 1906 के बाद अलीगढ़ और लखनऊ के शिक्षित मुस्लिम वर्ग ने लीग की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग का पहला नियमित वार्षिक अधिवेशन कहां हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कराची। स्थापना के ठीक एक साल बाद दिसंबर 1907 में मुस्लिम लीग का पहला वार्षिक अधिवेशन कराची में आयोजित हुआ। इस अधिवेशन में संविधान को औपचारिक रूप से स्वीकार किया गया और संगठन की भावी कार्य योजना तैयार की गई। कराची अधिवेशन ने यह स्पष्ट कर दिया कि लीग अब केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक सक्रिय राजनीतिक दल बन चुकी है। 1908 में मुस्लिम लीग की लंदन शाखा की स्थापना किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सैयद अमीर अली। ब्रिटिश सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव बनाने वाला और इंग्लैंड के जनमत को प्रभावित करने के लिए सैयद अमीर अली ने 1908 में लंदन में मुस्लिम लीग की शाखा स्थापित की। वह एक प्रसिद्ध विधिवेता और इतिहासकार थे। लंदन शाखा ने भारतीय मुसलमानों की मांगों को सीधे ब्रिटिश संसद के सदस्यों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण सेतु का काम किया, जिससे 1909 के सुधारों में उन्हें लाभ मिला। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष पृथक निर्वाचन मंडल की मांग की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1908 में। लीग के 1908 के अमृतसर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम अली ने की थी, आधिकारिक तौर पर मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग उठाई थी। यह मांग शिमला प्रतिनियुक्ति का मुख्य बिंदु थी। इस मांग को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार कर लिया और पार्लियामेंटो सुधार के माध्यम से इसे कानूनी मान्यता प्रदान की गई थी। 1909 में 1905 की कौन सी घटना मुस्लिम लीग के उदय का मुख्य तात्कालिक कारण बनी? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बंगाल विभाजन। मुस्लिम लीग के शुरुआती उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पूर्ण स्वराज्य की मांग। लीग के शुरुआती 3 मुख्य उद्देश्य थे: ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठा, मुस्लिम हितों की रक्षा और अन्य समुदाय के साथ संघर्ष से बचना। पूर्ण स्वराज्य की मांग उस समय लीग के एजेंडे में नहीं थी। वास्तव में लीग की स्थापना का एक मुख्य कारण शिक्षित मुसलमानों को कांग्रेस के उग्रवादी राष्ट्रवाद से दूर रखना था, जो उस समय पूर्ण स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही थी।
मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन का क्या रुख अपनाया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, इसका विरोध किया। मुस्लिम लीग ने स्वदेशी आंदोलन और बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन का कड़ा विरोध किया। लीग का मानना था कि बंगाल विभाजन मुसलमानों के लिए आर्थिक और शैक्षणिक रूप से फायदेमंद है। स्वदेशी आंदोलन की धार्मिक शब्दावली जैसे गंगा स्नान और शिवाजी उत्सव ने भी मुस्लिम वर्ग में अलगाव की भावना पैदा की, जिससे वे ब्रिटिश सरकार के अधिक करीब हो गए। वायसराय लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्यों कहा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1909 के सुधारों में पृथक निर्वाचन के कारण। लॉर्ड मिंटो ने शिमला प्रतिनियुक्ति की मांगों को मानते हुए 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र सुनिश्चित किए। उन्होंने स्वयं एक पत्र में लिखा था कि हम एक ऐसी फसल काट रहे हैं जो भविष्य में कड़वी होगी। धर्म के आधार पर प्रतिनिधित्व शुरू करने के इस कृत्य के कारण उन्हें भारतीय इतिहास में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष बंगाल विभाजन के रद्द होने का विरोध किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1911। 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान जॉर्ज पंचम ने बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की तो मुस्लिम लीग को गहरा धक्का लगा। लीग ने इसे ब्रिटिश सरकार द्वारा मुसलमानों के साथ विश्वासघात माना। इस घटना ने लीग के एक वर्ग को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि सरकार की वफादारी हमेशा उनके हितों की रक्षा नहीं कर सकती, जिससे आगे चलकर कांग्रेस और लीग के बीच लखनऊ समझौता संभव हो सका 1916 में। मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग में किस वर्ष शामिल हुए थे? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1913 में। आश्चर्यजनक रूप से मोहम्मद अली जिन्ना लीग के संस्थापक सदस्य नहीं थे। वह शुरू में कांग्रेस के कट्टर समर्थक थे और लीग की सांप्रदायिक राजनीति के विरोधी थे। वह 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए, वह भी इस शर्त पर कि उनकी कांग्रेस के प्रति निष्ठा बनी रहेगी। उस समय उन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का राजदूत कहा जाता था, लेकिन बाद में उनका रुख पूरी तरह बदल गया। शिमला प्रतिनिधिमंडल में कुल कितने सदस्य शामिल थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 35। आगा खां के नेतृत्व में शिमला जाने वाले प्रतिनिधिमंडल में 35 मुस्लिम नेता शामिल थे। यह समूह भारत के विभिन्न प्रांतों और समुदायों का प्रतिनिधि करता था। इनमें नवाब मोहसिन उल मुल्क जैसे प्रमुख शिक्षाविद और जमींदार शामिल थे। इस दल ने लॉर्ड मिंटो के सामने तर्क दिया कि मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं बल्कि उनके राजनीतिक महत्व के आधार पर प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। मुस्लिम लीग का गठन किस एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के दौरान हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, मोहम्मडन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। लीग का जन्म मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के 20वें वार्षिक सत्र के दौरान हुआ। यह संस्था सर सैयद अहमद खान द्वारा स्थापित की गई थी। ढाका में 1906 में हुए इस सम्मेलन के अंत में राजनीतिक चर्चा के लिए एक अलग
समय निर्धारित किया गया जिसमें लीग के गठन का प्रस्ताव रखा गया। यह दिखाता है कि लीग के जड़ें अलीगढ़ आंदोलन की शैक्षणिक और सामाजिक पृष्ठभूमि में गहरी जमी थी। 1908 के अमृतसर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सैयद इमाम अली। 1908 का वार्षिक अधिवेशन अमृतसर में हुआ जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम अली ने की। इसी अधिवेशन में लीग ने मॉर्ले मिंटो सुधारों के मसौदे पर चर्चा की और पृथक निर्वाचन की मांग को पूरी मजबूती से दोहराया। अमृतसर अधिवेशन लीग के विस्तार और पंजाब क्षेत्र में उसकी बढ़ती पकड़ का प्रतीक बना जिसने भविष्य की राजनीति में पंजाब की अहमियत तय कर दी। मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के किस सिद्धांत का विशेष रूप से विरोध किया था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, प्रतिनिधिक सरकार। लीग का मानना था कि पश्चिमी शैली की प्रातिनिधिक सरकार भारत के लिए उपयुक्त नहीं है क्योंकि बहुसंख्यक हिंदू शासन करेंगे और अल्पसंख्यक मुसलमान हमेशा के लिए हाशिए पर चले जाएंगे। सर सैयद के विचारों का पालन करते हुए लीग ने तर्क दिया कि भारत एक राष्ट्र नहीं बल्कि विभिन्न समुदायों का समूह है, इसलिए यहाँ एक व्यक्ति एक वोट के बजाय सांप्रदायिक सुरक्षा चक्र आवश्यक है। नवाब मोहसिन उल मुल्क का असली नाम क्या था? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, सैयद मेहदी अली। मुस्लिम लीग ने अपनी गतिविधियों के प्रसार के लिए किस शहर को राजनीतिक मक्का माना? इसका सही आंसर है ऑप्शंस ए, अलीगढ़। लीग के प्रथम सचिव कौन थे? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, वकार उल मुल्क। आगा खान ने लीग की अध्यक्षता से इस्तीफा कब दिया? इसका सही आंसर है ऑप्शंस बी, 1913 में। सर आगा खान ने 1913 में मुस्लिम लीग की स्थायी अध्यक्षता छोड़ दी। इसका कारण लीग की विचारधारा में आता बदलाव था। 1913 में लीग ने अपने संविधान में बदलाव कर ब्रिटिश साम्राज्य के भीतर स्वशासन को अपना लक्ष्य घोषित किया था। आगा खां उस समय लीग के अधिक कट्टरपंथी और युवा तर्क वर्ग के बढ़ते प्रभाव से असहज महसूस कर रहे थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पहला औपचारिक समझौता किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1916 में। आज के इस क्लास में बस इतना ही। क्लास कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक शेयर, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में।